डॉक्टर जफर ने कार्ड लेकर गौर से देखा और फिर नादर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। ठीक है सर, ये अफजल ही सबको ले जाता है, नादर ने कहा। तो डॉक्टर जफर मुस्कुरा दिए और उन्होंने कार्ड वापस कर दिया। अफजल के सीने पर दो बैज लगे हुए थे। एक पर उसका नाम लिखा हुआ था, जबकि दूसरे पर सिर्फ लफ्ज पारस लिखा हुआ था। ओके चले, डॉक्टर जफर ने हाथ में पकड़ा हुआ बैग अफजल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस सर, आइए, अफजल ने बैग लेते हुए कहा। रास्ते में अगर मुझे प्यास लगी तो कोई मशरूब है तुम्हारे पास, डॉक्टर जफर ने कहा। यस सर, मेरे बैग में मौजूद है, अफजल ने जवाब दिया। कहाँ है बैग, डॉक्टर जफर ने चौंकते हुए कहा। अंदर स्पॉट में मौजूद है, अफजल ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर वो इमारत की तरफ मुड़ गया और थोड़ी देर बाद एक बैग उठाए वापस आ गया। आइए सर, अफजल ने कहा और आगे बढ़ गया। डॉक्टर जफर ने नादर से हाथ मिलाया और फिर मुड़कर वो अफजल के पीछे पैदल आगे बढ़ने लगा। फिर तकरीबन पौन घंटे तक पैदल चलने के बाद वो एक गार में दाखिल हुए। गार के इख्तिताम पर अफजल ने जेब से एक छोटी सी पतरी निकालकर उसका एक सिरा गार की उब्बी दीवार से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने पतरी हटा ली, लेकिन उसका कोई रद्देमल न हुआ। लेकिन चंद मिनट बाद अफजल ने एक बार फिर पतरी उसी जगह से लगाई तो दूर से कड़कड़ाहट की हल्की सी आवाज सुनाई दी। तो अफजल ने पतरी वापस जेब में डाल ली। कौन है, गार में एक मर्दाना आवाज गूंज उठी। मैं अफजल हूँ, नंबर 303, और मेरे साथ मेहमान डॉक्टर जफर हैं, अफजल ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर जफर आप आ गए हैं, उसी आवाज ने कहा। हाँ, मैं कार में हूँ, डॉक्टर जफर ने जवाब दिया। ओके, अफजल तुम अपने सेल में चले जाओ, डॉक्टर जफर को यहीं छोड़ दो, वही आवाज सुनाई दी। यस सर, अफजल ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और हाथ में पकड़ा हुआ डॉक्टर जफर का बैग उसने डॉक्टर जफर को दिया और उसे सलाम करके गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर जफर वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद दीवार दरमियान से पटकर दोनों साइडों में खिसकती चली गई और उसके साथ ही एक उद्दड़ उम्र आदमी कार में आ गया। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और मैं पारस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए, सब आपकी आमद के मुंतजिर हैं, आने वाले ने डॉक्टर जफर से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओ, आप डॉक्टर अब्दुल रहमान के भाई तो नहीं हैं, आपकी शक्ल उनसे काफी मिलती है, डॉक्टर जफर ने पुरजोश अंदाज में मुसाफा करते हुए कहा। जी हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मेरे साथ पढ़ते भी रहे हैं और हम एकेडमिया में भी कई साल इकट्ठे काम करते रहे हैं। क्या अभी वो एकेडमिया में है, डॉक्टर जफर ने कहा। जी हाँ, वो वही है, लेकिन अब सिर्फ आराम करते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा। तो डॉक्टर जफर ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया और फिर पहाड़ियों के अंदर बनी हुई टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी, जिसे पारस का नाम दिया गया था, के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर एक हॉल कमरे में दाखिल हुए। वहां 2 औरतें और 10 मर्द मौजूद थे। दोनों औरतें और 4 मर्द शुक्रानी थे, जबकि 6 मर्द पाकिस्तानी थे। ये सब इंतहाई नामवर साइंसदान थे। डॉक्टर जफर ने सबसे बारी बारी मुसाफा किया। वहां का माहौल बेहद खुशगवार था। डॉक्टर जफर को चाय और स्नैक्स पेश किए गए। आप आज आराम करें, कल इस पॉइंट पर बात होगी जिसके लिए आपको जहमत दी गई है, डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा। मैंने वापस जाना है, मेरे बहुत से काम इंतहाई नाजुक मरहलों में हैं और ताखिर सब कुछ बर्बाद कर देगी। आप मीटिंग कॉल करें ताकि अभी बात हो जाए, डॉक्टर जफर ने कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यहाँ का कानून है कि जब कोई बाहर का आदमी पारस में दाखिल होगा तो फिर 24 घंटों से कम वो वापस नहीं जा सकता और नहीं रास्ता खुलता है। इसलिए ये काम कल कर लिया जाएगा, आज आप आराम करें, डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा। फिर तो मजबूरी है, ओके, डॉक्टर जफर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो डॉक्टर अब्दुल्ला की रहनुमाई में एक खौफगाह के अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंच गए। बार्टले अपने साथियों पामेला, एडन और टोनी के साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की एक रिहायशी कॉलोनी की कोठी के एक कमरे में मौजूद था। ये कोठी होटल ब्रिज के जनरल मैनेजर फखरुद्दीन की जाती मिल्कियत थी। वो चूंकि तवील अरसे से हार्ट एजेंसी के साथ काम कर रहा था, इसलिए ग्रेट लैंड से यहाँ पाकिस्तान आने पर हार्ट एजेंसी के चीफ जेम्स ने उसे यहाँ हार्ट एजेंसी का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया था। और चूंकि फखरुद्दीन तवील अरसे से इस काम से मुंसलिक था, इसलिए उसे मिशन के दौरान काम आने वाली चीजों का इल्म था। उसने मुख्तलिफ कॉलोनियों में कोठियां खरीद रखी थी और हर कोठी में 2 कारें भी मौजूद रहती थी और उसके एतबार के लोग वहां मुलाजिम थे। ये कोठी शालीमार कॉलोनी में वाक़ थी और ये कोठी उसने बाटले और उसके साथियों के लिए पसंद की थी। यहाँ उसका खास आदमी डेविड मुलाजिम था, जिसे वो ग्रेट लैंड से अपने साथ ले आया था। कोठी में 2 नई कारें और जरूरी असला भी मौजूद था। बाटले ने ग्रेट लैंड से चार्टर्ड तैयारी के जरिए पाकिस्तान आमद से कबल फखरुद्दीन को फोन पर मुत्तला कर दिया था और फखरुद्दीन उनके इस्तकबाल के लिए खुद वहां मौजूद था और फिर फखरुद्दीन अपनी बड़ी कार में उन्हें इस कोठी पर ले आया था। बाटले और उसके साथियों को ये कोठी पसंद आई थी।
फिर बाटले ने फखरुद्दीन से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फखरुद्दीन इस बारे में सिरे से कुछ जानता ही ना था। वैसे भी ये उसका प्लस पॉइंट था कि उसे पाकिस्तान आए हुए अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था। बहरहाल बाटले ने उसे सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान के बारे में मालूमात हासिल करने का कहा था, ताकि उससे उस मुआहदे के बारे में मालूमात हासिल की जा सके, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर सुपर हॉक मिसाइल पर काम हो रहा था। फखरुद्दीन को गए कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन ना वो खुद वापस आया था और ना उसका फोन आया था। बाटले, क्या हम यहाँ फारिग बैठने के लिए आए हैं? अगर काम नहीं करना तो आओ फिर बाहर निकलकर घूमे फिरे, सयाहत करें। पामेला ने, जो बाटले की साथी भी थी और गर्लफ्रेंड भी, मुंह बनाते हुए कहा, ये बड़ा हसास मामला है पामेला, हम यहाँ सयाहत करने नहीं आए। यहाँ दुनिया की खतरनाक तरीन सीक्रेट सर्विस रहती है। अगर उसे हमारे बारे में मामूली सी भनक भी पड़ गई तो मामला बिगड़ जाएंगे। बाटले ने संजीदा लहजे में कहा, इसमें क्या हसासियत है? सेक्रेटरी खारजा किसी ऑफिसर कॉलोनी में रहता होगा, वहां से उसे अगवा करके यहाँ ले आते हैं, फिर वो सब कुछ खुद ही बक देगा। पामेला ने मुंह बनाते हुए कहा, तो बाटले बेख्तियार हंस पड़ा। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? सर सुल्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदेदार हैं, मुल्क के सदर तक उनका एहतराम करते हैं और मुल्क के मफाद के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने खुसूसी तौर पर उन्हें ताहयात इस ओहदे पर रखने का बिल पास किया है। अलबत्ता वो खुद चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं, और वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंतजामी इंचार्ज भी हैं। ऐसे आदमी को अगर अगवा कर लिया गया या उस पर तशद्दुद किया गया तो मामला यकीनन बुरी तरह बिगड़ जाएंगे और पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां मास सीक्रेट सर्विस हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएंगी और हमारा मिशन मुकम्मल होना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। इसलिए हमने ये काम इस अंदाज में करना है कि हमारा मिशन भी कामयाब हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। बाटले ने तफसील से बात करते हुए कहा, तो फिर तुम कैसे सर सुल्तान से ये मालूम करोगे? क्या वो खुद ही सब कुछ बता देगा? पामेला ने कहा, नहीं, मैं खुसूसी मशीन ग्रेट लैंड से साथ लाया हूँ। उसकी मदद से बेहोशी के आलम में सर सुल्तान के जहन से मर्जी की मालूमात हासिल की जा सकती है, जिसका ना ही उसे इल्म होगा और ना ही वो झूठ बोल सकेगा। बाटले ने जवाब देते हुए कहा, कहाँ है वो मशीन? मैंने तो नहीं देखी। पामेला ने कहा, वो सिफारत खाने के जरिए यहाँ आएगी और सिफारत खाना उसे मिस्टर प्राउड तक पहुंचाएगा और वो हमें ला देगा। इसी तरह उसकी वापसी होगी, क्योंकि वो जदीद तरीन इजाद है और हम उसे यहाँ रखकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। बाटले ने जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कोठी का मुलाजिम डेविड अंदर दाखिल हुआ। सर, जनरल मैनेजर साहब आए हैं, इजाजत हो तो उन्हें यहाँ भेज दूं। डेविड ने दरवाजे में ही रुककर मादबाना लहजे में कहा, हाँ फौरन भेजो उन्हें, वो बाहर क्यों रुक गए हैं? बाटले ने कहा तो डेविड वापस चला गया। कुछ देर बाद फखरुद्दीन अंदर दाखिल हुआ और फिर रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। एडन, तुम बाहर रुको और ख्याल रखो, हम अहम बातें कर रहे हैं। बाटले ने अपने एक साथी से कहा। यस बॉस, एडन ने उठते हुए कहा। अगर आप डेविड की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो वो मेरा सबसे बाएतमाद आदमी है। वो मेरे साथ ग्रेटलैंड से यहाँ आया है। फखरुद्दीन ने बाटले की बात को समझते हुए कहा, एहतियात हमारे पेशे का लाजमी जुजू है मिस्टर प्राउड। बहरहाल तुम बताओ, मशीन पहुंच गई है या नहीं? बाटले ने पूछा। जी, वो मेरी कार की डिक्की में मौजूद है। मैं सिफारत खाने से उसे वसूल करके सीधा यहाँ आ गया हूँ। फखरुद्दीन ने जवाब देते हुए कहा, उसे कार की डिक्की में क्यों रखा है? जाओ उसे ले आओ, वो बेहद अहम और हसास मशीन है। बाटले ने कदरे सख्त लहजे में कहा, सॉरी सर, वैसे आप नाराज ना हो, मशीन मुकम्मल पैक्ड है, इसलिए उसे कुछ नहीं हो सकता। फखरुद्दीन ने कहा, आओ मुझे दो वो मशीन, उठो। बाटले ने एक झटके से उठते हुए कहा, मैं ले आता हूँ सर, आप बैठे। फखरुद्दीन ने उठते हुए बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, ठीक है ले आओ, लेकिन बेहद एहतियात करना। बाटले ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो फखरुद्दीन सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक दरमियानी साइज का पैकेट उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये पैकेट उगबी सीट पर था। मैं समझा सिफारत खाने वालों ने डिक्की में रखा है इसे। फखरुद्दीन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, ओके। बाटले ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और पैकेट फखरुद्दीन के हाथ से लेकर एक तरफ मौजूद अलमारी खोलकर उसमें रख दिया और फिर अलमारी बंद करके वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। फखरुद्दीन उसके बैठने के इंतजार में खड़ा था। बैठो, बाटले ने कहा तो फखरुद्दीन कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब बताओ सर सुल्तान के बारे में क्या रिपोर्ट है? बाटले ने कहा, सर सुल्तान देर तक ऑफिस में बैठे काम करते रहते हैं, फिर चीफ कॉलोनी में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर चले जाते हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं। फखरुद्दीन ने कहा, क्या उन्हें रास्ते से उठाया जा सकता है? बाटले ने कहा, नो सर।
मुसल्ला सिक्योरिटी की 2 जीपें उनकी कार के आगे पीछे होती है। रिहाइशगाह में भी हाई अलर्ट सिक्योरिटी होती है। फखरुद्दीन ने जवाब दिया। वो किसी क्लब में जाते हैं या नहीं, हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए उनसे मालूमात हासिल करने के लिए। हम ना उन्हें चौंकाना चाहते हैं और ना ही उनकी जान लेना चाहते हैं। बाटले ने कहा। बहुत कम वो किसी क्लब में जाते हैं, साल में 1-2 बार ही जाते होंगे। वैसे वहां भी हाई अलर्ट सिक्योरिटी मौजूद होती है। फखरुद्दीन ने कहा। तो फिर आखिरी सूरत यही है कि उनकी रिहाइशगाह में बेहोशी की गैस फायर की जाए और उन्हें बेहोश करके वहीं हम अपना काम निपटा ले और वापस आ जाए। फिर वो सब खुद ही सोचते रह जाएंगे कि वो सब क्यों बेहोश हो गए थे। बाटले ने कहा। यस सर, लेकिन आप ज्यादा आदमी साथ न ले जाए। और हाँ, चेक पोस्ट पर क्या किया जाएगा? फखरुद्दीन ने कहा। पहले तुम्हारा कोई आदमी वहां रेकी करेगा और कॉलोनी में दाखिले का खुफिया रास्ता तलाश करेगा, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों में ऐसे रास्ते लाजमन होते हैं जहां से लोग बगैर चेकिंग के आते जाते रहते हैं। बाटले ने कहा। ओके, आप प्रोग्राम बनाए, ये काम हो जाएगा। फखरुद्दीन ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं शाम को आपको फोन करके सारी तफसील बता दूंगा, फिर आप जैसे हुक्म करेंगे तामील होगी। फखरुद्दीन ने कहा। ओके, बाटले ने कहा और फखरुद्दीन उठ खड़ा हुआ। मुझे इजाजत है जनाब, फखरुद्दीन ने कहा। हाँ, लेकिन तमाम काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। हम इब्तिदा में ही किसी की नजरों में नहीं आना चाहते, बाटले ने कहा। ऐसा ही होगा जनाब, फखरुद्दीन ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। तो बाटले उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया ताकि मशीन का पैकेट खोलकर उसे चेक करे कि वो दुरुस्त काम भी करती है या नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि मशीन बिल्कुल नहीं है तो उसने उसे चेक करने का इरादा मुलतवी कर दिया। इमरान सर सुल्तान की कॉल पर फौरी उनके ऑफिस पहुंच गया। सर सुल्तान का चेहरा बुझा हुआ नजर आ रहा था और उनके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो जहनी तौर पर बेहद उलझे हुए हो। आओ बैठो इमरान, सर सुल्तान ने ढीले से लहजे में कहा। क्या नसीब दुश्मना, आज फरमानर दाय सेंट्रल सेक्रेटरीट की तबीयत नासाज है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, मैं बेहद उलझा हुआ हूँ, सर सुल्तान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सॉरी सर, मैं कोशिश कर रहा था कि आप पहले की तरह हशाश बशाश नजर आए, इमरान ने माजरत भरे लहजे में कहा। सुनो इमरान, कल रात मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ है जिसकी मैं बावजूद शदीद कोशिश के कोई तवज्जो तलाश नहीं कर सका, इसलिए तुम्हें कॉल किया है कि तुम उसकी कोई तवज्जो कर सको। सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। क्या हुआ है सर सुल्तान, तफसील बताए, इमरान ने भी संजीदा होते हुए कहा। मैं रात को अपने रिहाइशगाह के कमरे में बैठा काम कर रहा था। शायद रात के 1:30-2 बजे का वक्त था कि मुझे अचानक नामानूस सी बू महसूस हुई। उसके साथ ही मेरा सर तेजी से घूमने लगा और फिर मेरे जहन पर तारीकी छा गई। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठा, फिर पता चला कि सिक्योरिटी का वो अमला जो ड्यूटी पर था वो नामानूस सी बू की वजह से बेहोश हो गया और जो अमला सो रहा था वो मामूल के मुताबिक जाग गए थे। मैं अगर नामानुस बू के आने के वक्त सो रहा होता तो शायद मुझे भी पूरी तरह इस वाकये का एहसास ना होता, लेकिन मैं तो कुर्सी पर बैठा काम कर रहा था। जब आंख खुली तो बेड पर था। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा। आप सबको बेहोश करने वाले का मकसद क्या था, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यही मालूम नहीं हो रहा, कोई आदमी कत्ल हुआ है ना चोरी हुई है, एक तिनका तक नहीं उठाया गया। यूं लगता है कि यह सारा खेल मुझे कुर्सी से उठाकर बेड पर लिटाने के लिए खेला गया है, इसलिए मैं जहनी तौर पर बेहद उलझा हुआ हूँ। मुझे सारी कार्रवाई का कोई सरपैरी समझ नहीं आ रहा, सर सुल्तान ने कहा। आपने अपना जायजा लिया है, मेरा मतलब है अपने वजूद का। आपके साथ तो कोई खेल नहीं खेला गया, इमरान ने कहा। क्या मतलब, कैसा खेल, सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। मसलन आपके जिस्म में कोई चिप खाल के अंदर नस्ब न कर दी गई हो या बाहर चिपका दी गई हो या आपको इंजेक्शन लगाया गया हो, दांत के किसी खोल के अंदर कोई डिक्टाफोन बटन रख दिया गया हो, इमरान ने कहा। मैंने सुबह गुस्ल किया है, ऐसा कुछ नहीं है, अलबत्ता मेरा जहन जैसे बंद और भारी सा हो रहा है, सर सुल्तान ने कहा। वो तो गैस की वजह से ऐसा होता है, इमरान ने कहा। मैंने तुम्हारी आंटी से पूछा है, उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, सर सुल्तान ने कहा। आंटी तो सो रही होंगी, सोते हुए इंसान पर गैस के असरात कम होते हैं, इमरान ने कहा। नहीं, वो जाए नमाज पर बैठी इबादत कर रही थी, उसे भी बू महसूस हुई और उसका जहन घूमने लगा, फिर वो बेहोश हो गई। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो वैसे ही जाए नमाज पर पड़ी हुई थी, मेरी तरह बेड पर नहीं थी, सर सुल्तान ने कहा। इसका मतलब है कि उनका टारगेट आप थे और वो आपके कमरे में भी पहुंचे थे और आपको कुर्सी से या नीचे फर्श से उठाकर बेड पर लिटाया था और फिर वापस चले गए,
ये क्या बात हुई? इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान पहली बार मुस्कुरा दिए। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। सर सुल्तान ने कहा, आपके पास कोई फाइल या कोई ऐसे कागजात जिन पर कोई सीक्रेट माहिदे वगैरह हो तो नहीं है रिहाइशगाह पर? इमरान ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी मैं रिहाइशगाह पर नहीं ले जाता। ऐसे कागजात या स्पेशल स्टोर में होते हैं या मेरे ऑफिस की खुसूसी तिजोरी में। यहाँ भी मैंने चेकिंग कर ली है, हर चीज ओके है। सर सुल्तान ने कहा, ये तो अजीब गोरख धंधा सा बन गया है। ठीक है, अब ये काम करने वालों को ट्रेस करना पड़ेगा। इमरान ने कहा, मैंने चेक पोस्ट से रिपोर्ट ले ली है, कोई अजनबी आदमी कॉलोनी में नहीं आया। सर सुल्तान ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। सर सुल्तान, आपको मालूम नहीं है कि ऐसी कॉलोनियों के रहने वाले नहीं बल्कि उनके मुलाकाती और दिगर अमला ऐसे चोर रास्ते रखते हैं जहां से वो आजादाना आते जाते रहते हैं। इमरान ने जवाब दिया। तो तुम किस तरह ट्रेस करोगे उन्हें? सर सुल्तान ने कहा, मेरा शागिर्द टाइगर बेहतरीन ट्रेसर है, बल्कि मेरी दरख्वास्त है कि उसे कोई ना कोई आलमी अवार्ड दिया जाए, चाहे इस अवार्ड का नाम खोजी अवार्ड ही क्यों ना हो। इमरान की जुबान रवा होने लग गई थी। तुम अब जा सकते हो, मेरा सर अब दर्द से पड़ने लग गया है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सर सुल्तान ने कहा, इसका मतलब है कि आपके दिमाग के साथ कोई खुसूसी छेड़छाड़ की गई है? इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा, क्या छेड़छाड़ हो सकती है? सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत कुछ हो सकता है। मसलन आपके जहन में जो मालूमात मौजूद है वो हासिल की जा सकती है। आपके जहन को हुक्म दिया जा सकता है कि आप मुकर्ररा वक्त पर कोई काम करें। मसलन आपके जहन को हुक्म दिया गया हो कि आप इतने बजकर इतने मिनट पर बेचारे अली इमरान को थप्पड़ मारेंगे, तो आप यकीनन मारेंगे। इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा, तुम्हें शरारत सूझ रही है जबकि मुझे परेशानी हो रही है। सर सुल्तान ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो कुछ हुआ है उसे हम ट्रेस कर ही लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत और पूरे होश व हवास में हैं, वरना वो लोग इस हालत में आपके साथ कुछ भी कर सकते थे। आप घर जाकर रेस्ट करें, मैं टाइगर को कहकर काम शुरू कराता हूँ। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। इमरान उनसे इजाजत लेकर ऑफिस से बाहर आया और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार वापस फ्लैट की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वो वहां टाइगर को बुलाकर उससे तफसील से बात करना चाहता था। सुलेमान फ्लैट पर मौजूद न था, वो शायद मार्केट गया हुआ था। इमरान ने मखसूस जगह से चाबी उठाकर फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसी लम्हे उसके कानों में फोन की घंटी की आवाज पड़ी तो वो तेजी से सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, इमरान साहब, मैं सफदर बोल रहा हूँ, मैं और कैप्टन शकील आपसे मिलना चाहते हैं। सफदर ने कहा, आ जाओ, लेकिन चाय पीकर आना, क्योंकि सुलेमान मार्केट गया हुआ है और मार्केट से उसकी वापसी सिंदबाद जहाजी की तरह 7 सफर पूरे करने के बाद ही हो सकती है। इमरान ने कहा, आप फिक्र न करें, हमें चाय की तलब हुई तो हम खुद बना लेंगे। सफदर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि सफदर और कैप्टन शकील आए होंगे। वो उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अस्सलामु अलैकुम इमरान साहब, सफदर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इमरान ने बाकायदा दुआओं समेत सलाम का जवाब देते हुए कहा। फिर यही कार्रवाई कैप्टन शकील के साथ भी दोहराई गई। इमरान साहब, सुलेमान फ्लैट पर ना हो तो आपका मूड बड़ा खुशगवार रहता है, लेकिन सुलेमान की मौजूदगी में आप नॉर्मली नजर आते हैं। सफदर ने सिटिंग रूम में पहुंचते हुए कहा, जो रोल बेगमात अदा करती हैं, हर वक्त शॉपिंग करती रहती हैं और शोहर गरीब का बैंक बैलेंस नॉन बैलेंस करती रहती हैं, ये काम यहाँ आगा सुलेमान पाशा करता है। कमबख्त को उधार का एक एक रुपया याद है, इसलिए जब वो फ्लैट से बाहर होता है तो मैं किसी बेगम के खाविंद की तरह हशाश बशाश नजर आने लग जाता हूँ। इस मौके पर मुझे एक लतीफा याद आया है, जब ये सुनोगे तो खुद ही समझ जाओगे। इमरान ने कहा, तो आप सुलेमान को किसी बेगम की तरह ट्रीट करते हैं? सफदर ने कहा, शुक्र करो इस वक्त सुलेमान फ्लैट में मौजूद नहीं है, वरना तुम अब तक किनारे लग चुके होते। इमरान ने कहा, इमरान साहब, वो लतीफा क्या है वो सुनाए। खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा, लतीफा ये है कि एक आदमी अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और उन्हें कहने लगा कि मेरी बीवी गुज़िश्ता 3 सालों से मैके गई हुई है, वापस आने का नाम ही नहीं लेती। आप कोई मशवरा दे, मैं क्या करूं और कैसे उसे अपने घर लाऊं? तो मौलवी साहब ने बेसाख्ता कहा, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार हंस पड़े। अब तुम सुनाओ कि तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? इमरान ने कहा तो दोनों चौंक पड़े। आपकी याद तो हर वक्त हमारे साथ रहती है इमरान साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सफदर ने कहा, ये मुझे मालूम है,
लेकिन इस याद को याद रखने के लिए तुम फोन कर लेते हो, लेकिन आज तुमने बकायदा मुलाकात की इजाजत चाही है। वजह? इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इसलिए कि हम रूबरू आपसे डांट खाना चाहते हैं, सफदर ने कहा। फिर वही खाना, यहाँ पीने पिलाने का सिलसिला नहीं है, तुम खाने की बात करते हो, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील एक बार फिर हंस पड़े। हम डांट खाने की बात कर रहे थे। बहरहाल हमें यह एतराफ है कि हम बाटले और उसके साथियों को ट्रेस नहीं कर सके। हमने एयरपोर्ट पर तफसीली मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ना कोई टैक्सी ड्राइवर बता सका और ना कोई पार्किंग बॉय कि ये ग्रुप तैयारे से उतरने के बाद कहाँ चला गया और किस तरह गया। सफदर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें टाइगर की शागिर्दी में दे दूं। उसकी ट्रेसिंग रोज पर रोज निखरती चली जा रही है और तुम टार्जन की वापसी की तरह तरक्की माकूस करते जा रहे हो, इमरान ने कहा। तो आप वाकई नाराज हो गए हैं। सॉरी इमरान साहब, हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।